गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम सवाल तमारा में। हमारे सामने बैठे हैं सुप्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट इन आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजल मांगूकिया। मैम, आज हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके कमेंट बॉक्स में आए हैं। कुछ व्यूवर्स अपनी छोटी छोटी क्वेरीज़ को पूछना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मैम, हिस्टेरेक्टोमी का एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और 25 दिन हो गए हैं ऑपरेशन कराए हुए, बट उसको स्पॉटिंग हो रही है। तो उन्होंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है, बट वो ये पूछना चाहती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्पॉटिंग अभी भी हो रही है। यस, सो पहले तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये है कि जैसे ही यूट्रस रिमूवल सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी बच्चादानी जो है, गर्भाशय का जो थैली है वो निकल गया है, इसके बाद तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। यस, यू आर पार्टली राइट कि एक बार आपका यूट्रस रिमूवल सर्जरी होता है तो आपके जो मेंसेस होते हैं, जो रेगुलर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपका जब ये सर्जरी होता है उसके बाद जो वजाइना होता है, जिसे हम वजाइनल वॉल्ट कहते हैं, उसको हम क्लोज करते हैं विद द सूचर मटेरियल। तो यह जो वजाइनल वॉल्ट होता है जिसको सूचर किया है, उसको हील होने के लिए 1.5 महीना लगता है, दैट इज़ 6 वीक्स। इस दौरान कभी कभी जो वजाइनल मार्जिन्स जो होते हैं, वॉल्ट जो होता है, उसमें से आपको स्पॉटिंग या तो ब्लीडिंग हो सकता है। तो जनरली हमारे यहाँ पे ऑर्किड हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट का यूट्रस रिमूवल सर्जरी यानी कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी या तो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी या तो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी की सर्जरीज होती है, उसके बाद पेशेंट को जो पोस्ट सर्जरी काउंसलिंग किया जाता है या तो ऑन डिस्चार्ज जो काउंसलिंग होता है, उसमें ख़ास तौर से बताया जाता है कि आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है 1.5 से 2 महीने के लिए। अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, पेशेंट का इम्यूनिटी पावर अगर कम है, प्रोन फॉर द इन्फेक्शंस रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो पेशेंट को वही समझाया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स के साथ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, इवन फॉर द हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स रहते हैं कि उनका अगर ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन है वो नहीं लिया है, ब्लड प्रेशर एकदम शूट हो जाता है, तभी भी हम देखते हैं कि इसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो अभी जो पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि 25 डेज़ हो गए हैं उनका जो यूट्रस रिमूवल सर्जरी हुआ है और उसके बाद आपको स्पॉटिंग वगैरह हो रहा है, तो यह एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो आपके जो भी कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। मैम, लोगों का ये मिथ होता है कई बार ऑपरेट हुआ तो उसमें कुछ मतलब अंदर क्लॉट तो नहीं रह गया, या उन्हें कितने कितने टाइम में हिस्टेरेक्टोमी के बाद एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, तो ये भी आप थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दीजिए। नॉर्मली जो होता है कि आपका एक बार हिस्टेरेक्टोमी की सर्जरी होती है, उसके बाद आफ्टर 7 to 10 डेज़ आपका फर्स्ट फॉलोअप होता है, जिसमें आपके जो लैप्रोस्कोपी के जो भी स्टिचेस वगैरह हैं, स्टेपलर वगैरह लिया है या जो भी ड्रेसिंग रहेगा उसके लिए रहता है, प्लस आपका वॉल्ट हेल्दी है या नहीं वो चेक किया जाता है। उसके बाद आपको ऑन एन एवरेज आफ्टर 1 मंथ फॉलोअप रहता है, जिसमें रूटीन आपका अगेन मेन तो जो रहता है कि वजाइनल वॉल्ट जो है उसका हीलिंग वगैरह अच्छे से हो गया है, वह चेक किया जाता है। आफ्टर दैट 3 मंथ्स पे एक बार बुलाते हैं पेशेंट्स को एज अ रूटीन चेकअप, प्लस जो पेशेंट का दोनों ओवरीज अगर रिमूव करने की ज़रूरत पड़ी है तो ये पेशेंट को HRT ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज़ अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसका एक रूटीन चेकअप होता है। आफ्टर दैट हम लोग जो बुलाते हैं पेशेंट को आफ्टर 6 मंथ्स एक विजिट, एंड देन ईयरली एवरी ईयर पेशेंट एक रूटीन अपना गाइनेक चेकअप यहाँ पे आकर करवा सकता है। मैम, सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक लेडी है, उनकी बेटी 14 साल की है, बट उन्हें अभी तक पीरियड नहीं हुए। तो बहुत सारी मदर्स की क्वेरी होती है कि उन्हें कितना लास्ट तक अपने बेटी के पीरियड्स के आने का वेट करना चाहिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि काफ़ी मदर्स रहते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक न्यूजीलैंड से ही एक मदर है जो बहुत ही चिंतित हो रही थी कि उनकी बेटी की उम्र 14 इयर्स है, और जैसे अपने क्वेश्चन में भी बताया है कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है, कोई भी प्यूबर्टी के कोई सिम्टम्स उनको नहीं दिख रहे हैं, कि कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं, तो मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेनार्की यानी कि फर्स्ट पीरियड शुरू होने की जो उम्र है, पहले वह 14-15 साल में ही शुरू होता था, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ द जो भी हम बोले कि न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा हो गया है, प्लस ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जैसे मेनोपॉज का जो उम्र है वह कम होने लगा है, वैसे ही पीरियड शुरू होने की उम्र या तो प्यूबर्टी जो है वह अर्ली एज में शुरू होती है। सो ऑन एन एवरेज हम लोग देख रहे हैं कि 9 साल के बाद कभी भी जो लड़की है उसके पीरियड्स शुरू हो सकते हैं, वो प्यूबर्टी के जो चेंजेस है वो डेवलप हो सकते हैं। सो यह जो एज है इट इज़ 9 to 16 ईयर्स। तो अगर आपकी बेटी की उम्र 14 ईयर्स है, उसके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस आपको जो इम्पॉर्टेंट देखना है कि उसको प्राइवेट पार्ट्स में हेयर डेवलपमेंट शुरू हुआ है या नहीं है, उसके जो ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट होता है वह स्टार्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऑन एन एवरेज थैलार्की, एड्रीनार्की और उसके बाद मेनार्की आती है। सो थैलार्की मतलब उसके ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स में हेयर डेवलपमेंट शुरू होता है, और उसके बाद उसके पीरियड्स आते हैं। तो यह जो ऑन एन एवरेज पीरियड होता है इट इज़ 2 to 3 ईयर्स का समय लगता है। तो आप अगर उसको पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुआ है तो उसके जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हम बोलते हैं वह भी आप देख सकते हैं। अगर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तो मे बी विद इन 1 to 2 ईयर्स उसके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैम, एक पेशेंट है जिनको सडनली ऐसी किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, उनको एक यूएसजी कराया तो उन्हें यूट्रस में फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ 8 सेंटीमीटर का। लेकिन पेशेंट को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो वो ये कह रही है कि अगर मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है और एकदम से सडनली मुझे डायग्नोज हुआ तो क्या इसके लिए मुझे कुछ ऑपरेट कराना चाहिए या मुझे इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए? पेशेंट का उम्र कितना बताया उन्होंने? मैम 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र है, और फाइब्रॉइड की गांठ जस्ट रूटीन सोनोग्राफी में शायद डायग्नोज हुआ है। जनरली हम जो एडवाइस करते हैं कि अगर आपको फाइब्रॉइड की गांठ है और उसके साथ कोई सिम्टम्स है तभी आपको उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आई डाउट कि उनको 8 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और कोई भी सिम्टम्स नहीं है। जनरली आपने सोनोग्राफी करवाया है, इट मीन्स कि आपको कोई ना कोई तो तकलीफ़ होगी, तभी जाकर आपने सोनोग्राफी करवाया होगा, या तो फिर एज ए रूटीन हेल्थ चेकअप करवाया होगा। सो पहले तो थोड़ा डिटेल आपका हिस्ट्री लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जैसे पेशाब में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, या तो जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें अगर हैवी ब्लीडिंग होती है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स को लगता है कि मैम मुझे पहले भी ऐसी ही हैवी ब्लीडिंग होती थी और अभी थोड़ा क्लॉट्स वगैरह जा रहे हैं, वो तो नॉर्मल है। सो क्लॉट्स जो जाते हैं वह नॉर्मल नहीं है। सो आपकी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है फॉर एग्जांपल 5 to 7 डेज़ है, और उसमें अगर आपको हैवी फ्लो हो रहा है, विद क्लॉट्स हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो यह सब सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स की वजह से। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो फाइब्रॉइड रिमूव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मैम, एक व्यूअर का कंसीविंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको मालूम चला कि एक उनकी ट्यूब ब्लॉक है। अभी कुछ सालों पहले उनका एक एक्टोपिक का भी ऑपरेट हुआ था, तो अब दोनों ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कह रही है कि अब कंसीविंग के चांसेस में क्या हो सकता है? ओके, सो फर्स्ट उनका एक फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुका था, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब रिमूव किया है या नहीं किया है वह इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बाजू के ट्यूब में ब्लॉकेज है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स, मेरे पहले के जो वीडियोज़ है उसमें भी मैंने बताया है और समझाया हुआ है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसमें अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकती है, इट मीन्स कि वो जो फेलोपियन ट्यूब है वह डैमेज है। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे सूजन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है विच इज़ वेरी कॉमन अपने जो इंडियन फीमेल्स है, उसमें मोस्ट कॉमन रीज़न जो है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने का वह है ट्यूबरकुलोसिस और एनी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तो हाइड्रोसाल्पिंग्स जिसे हम कहते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भरता है और इसकी वजह से भी
फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाते हैं। सो एक बार अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुका है तो अपने को रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों रुका है। मोस्ट लाइकली इट इज़ बिकॉज ऑफ द डैमेज फेलोपियन ट्यूब। और हमने काफ़ी बार देखा है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका ट्यूबरकुलोसिस के लिए फ़र्दर वर्कअप करते हैं और वो पॉजिटिव आता है। उनको जब भी मेडिसिन का जो कोर्स होता है AKT4 एंड AKT3 वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है और उसके बाद हमने देखा है कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल हो जाते हैं। सो आपका अगर एक फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर दिया है, दूसरा ब्लॉक है, तो पहले आपके ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड वर्कअप होना चाहिए और एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होना चाहिए जिसके माध्यम से पता चलेगा कि कौन से लेवल पे ब्लॉक है। कभी कभी ट्यूबल रिकैनलाइजेशन से भी यह ब्लॉक ओपन हो सकता है। ज़्यादा डैमेज है, इन्फेक्शन है, तो वह हिसाब से आपके आगे ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर यह ट्यूबल ब्लॉकेज खोल नहीं सकते हैं या और कोई रीज़न नहीं मिलता है तो ऐसे पेशेंट में IVF इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। मैम, जैसे आपने ट्यूबल ब्लॉकेज की बात की, जैसे कई बार लोग अपना रिकैनलाइजेशन कराते हैं और किसी सिचुएशन में उनको खुलवाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी क्या सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे रिकैनलाइजेशन सक्सेसफुल रहता है? जैसे हमने सुना है कि ये वो पूछने जाते हैं कि या क्या खुल सकता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं हाँ इस टेक्निक से खुल सकता है, ये सक्सेस हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो मैम वो क्या चीज़ें होती हैं जिसमें रिकैनलाइजेशन सक्सेस में जा सकता है? यस, जैसे काफ़ी बार होता है कि पेशेंट के प्रीवियस 1 और 2 बेबीज़ है और उनको फर्दर अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है और मे बी आफ्टर सेकेंड डिलीवरी अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा देते हैं एंड आफ्टर दैट कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि उनको और आगे प्रेगनेंसी रखना है, तभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनको यह जो ऑपरेशन है वह खुलवाना है। सो जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है उसको खोलने की जो प्रोसीजर होती है उसे ट्यूबल रिकैनलाइजेशन कहते हैं। अभी पहले तो ऐसे पेशेंट का एक HSG करके टेस्ट होता है जिसे हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, जिसमें नीचे से योनि मार्ग से डाली जाती है यूट्रस में और दोनों बाजू के जो फेलोपियन ट्यूब है वह कौन से लेवल पे सर्जरी हुआ है या तो कौन से लेवल पे ब्लॉक है। सो जनरली अगर यह जो ब्लॉकेज है, जैसे मैं आपको इस पिक्चर में अच्छे से बता सकती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि यह जो फेलोपियन ट्यूब है नॉर्मली हम लोग जो करते हैं प्रॉक्सिमल 1/3 एंड डिस्टल 2/3 पे यह ऑपरेशन किया जाता है। सो जितना यह कॉर्नियल एंड पे रहेगा इतना इजी हो जाएगा, जितना डिस्टल एंड पे रहेगा उतना यह प्रोसीजर मुश्किल हो जाएगा। सो ऑन एन एवरेज कॉर्नियल ब्लॉक रहता है तो उसको हम ट्यूबल रिकैनलाइजेशन से सक्सेसफुली ओपन कर सकते हैं। यह पोर्शन में अगर है तो इट इज़ वेरी इजी कि यह जो ट्यूब के जो 2 एंड्स रहते हैं उसको एनास्टोमोसिस किया जाता है विद द सूचर मटेरियल, ताकि यह जो फेलोपियन ट्यूब है वह कंटिन्यूटी में हो जाए, जिसे ट्यूबल रिकैनलाइजेशन सर्जरी कहा जाता है। और आजकल हम काफ़ी बार देखते हैं कि ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की सर्जरी पेशेंट की हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर फेलोपियन ट्यूब इतना अच्छे से स्पिलेज वगैरह नहीं होता है तो ऐसे पेशेंट को भी टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF की जो प्रोसीजर होती है उससे रिज़ल्ट मिल सकता है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, पेशेंट की इच्छा है कि मैम ट्यूब हमारे 100% खुल जाने चाहिए, तो ऐसा कोई अश्योरिटी नहीं होता है और यंग पेशेंट है तो उनको इट इज़ बेटर टू गो अहेड विद द IVF प्रोसीजर, जिससे उनके सक्सेस मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंट है एक्चुअली मैम जिनका IVF चल रहा है तो उनका एम्ब्रायो ट्रांसफ़र हो गया है, तो वे जानना चाह रहे हैं कि क्या डाइट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है IVF में, या जैसे हम लोग जब हम सेल्फ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन होता है तो एम्ब्रायो जब अपने बॉडी में सेल्फ होता है तो हम इतना कोई ध्यान नहीं रखते, हम नॉर्मली सब खाते पीते हैं, तो क्या IVF में हमारी डाइट का कुछ इम्पॉर्टेंट पैटर्न होना चाहिए? यस, वेरी मच ट्रू। जब भी IVF ट्रीटमेंट होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसे पेशेंट को जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ही सिंपल क्वेश्चन होता है कि मैम गर्म दूध पीना चाहिए या ठंडा दूध पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि साइकोलॉजिकली पेशेंट काफ़ी
डिस्टर्ब होते हैं और प्लस एंग्जाइटी लेवल इतना ज़्यादा होता है जो पेशेंट्स का आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग ईयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी वगैरह होता है। सो स्पेशली ऐसे पेशेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, कुछ भी खाना है तो उनको माइंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए या कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए एकदम सिंपल सा उनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद डाइट चार्ट दिया जाता है। हमारा एक स्पेशली वीडियो है डाइट आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वह भी आप डिटेल में मतलब सुन सकते हो, उसमें बहुत सारी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। और स्पेशली यहाँ पे अभी यह क्वेश्चन एक व्यूवर्स का आया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो एम्ब्रियोज़ है उसको इम्प्लांट होने के लिए या तो आपका आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको सक्सेस मिले, उसके लिए आपकी बॉडी में जो आपका डाइट है उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, मूंग दाल है, चना दाल है, सोयाबीन है, राजमा, यह सारे दाल एंड पल्सेस ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज फूड खा सकते हैं, लेकिन उसमें जो गरम मसाला वगैरह रहता है, जो ग्रेवी है ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, गरम मसाला, ऑयल वगैरह जो है वह आपको कम डालना है। सो ऑन एन एवरेज जो इम्पॉर्टेंट है वह है कि आपका हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। शुगर इंटेक जो है, वाइट शुगर वह कम लेना है। बेकरी प्रोडक्ट्स जो है, फर्मेंटेड चीज़ है, मैदा वगैरह जो है इसको अवॉइड करना है। एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है, जैसे पापड़, पिकल्स वगैरह जो है उसका सेवन अवॉइड कीजिए। वाटर इंटेक आपका जो है वो ऑन एन एवरेज 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इंटेक होना चाहिए। आप खट्टे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। फ्रूट्स में एक्सेप्शन है कि पपैया और पाइनएप्पल, या 2 फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, बाकी सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि ऑन एन एवरेज 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना रखिए। और जैसे आज ही मेरे ओपीडी में पेशेंट आया था कि मैम आईवीएफ ट्रीटमेंट तो बहुत ही मुश्किल होता है, और एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है। जनरली आपके जो इनिशियल 4 to 6 आवर्स होते हैं आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वह आपको हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। उसके बाद यानी कि नेक्स्ट डे से आप अपना जो रूटीन वर्क है वह कर सकते हैं। ध्यान वही रखना है कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है। लेकिन अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या और फूड इंटेक जो है, खाना भी आपका कम जाएगा, क्योंकि आपकी कोई कैलोरीज बर्न नहीं होगी। कंप्लीट बेड रेस्ट में देयर इज़ नो कैलोरी बर्न, तो इसकी वजह से भी तकलीफ़ हो सकती है। सो कंप्लीट बेड रेस्ट जनरली आईवीएफ के बाद हम नहीं एडवाइस करते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपको 6 घंटा या 12 घंटा या मैक्सिमम 2 डेज़ के लिए रेस्ट एडवाइस करते हैं। उसके बाद आप अपना जो रूटीन काम है, खाना बनाना वगैरह है, वह शुरू कर सकते हैं। घर में चहल पहल शुरू कर सकते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट इज़ नेवर एडवाइजेबल अनलेस के ऐसे कोई स्पेशल केसेस है जिसमें ऐसे चांसेस है कि जैसे आपका जो सर्विक्स जो है एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस ओपन है, ऐसी कोई समस्या है, तभी जाके स्पेशल केसेस में कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। थैंक यू मैम, आपने हमारे व्यूअर्स के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर करे, क्योंकि कई बार व्यूअर्स बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पर्सनल डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं, टाइम भी नहीं होता, और आप अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे व्यूअर्स के छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स, आप प्लीज़ अपने ऐसे ही डाउट हर वक्त हमारे कमेंट बॉक्स में दें, तो मैम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।